ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 99 में एक गांव है नौरंगाबाद। इस गांव में छल्लेरा गांव के जिन लोगों की जमीन नोएडा अथॉरिटी ने अधिग्रहित की थी, उन्हें इसके बदले में मुआवजे के साथ अलग अलग साइज के प्लॉट भी नियम के अनुसार यहां आवंटित किए गए थे। चूंकि अभी इस इलाके में ज्यादा आबादी और विकास नहीं हुआ है, इसलिए जिन लोगों को यहां प्लॉट मिले थे, उनमें से कुछ ने अपने प्लॉट की घेराबंदी करके उसमें 1 या 2 कमरे बनाकर उन्हें मजदूर तबके के लोगों को किराए पर दे दिया। सेक्टर 94 के इस इलाके में अभी सिर्फ मजदूर पेशा लोगों के ही 15 से 20 परिवार किराए पर रहते हैं। इस इलाके में बिजली पानी तो है, लेकिन घनी आबादी न होने के कारण शाम होते ही यहां सन्नाटा पसर जाता है। इसी इलाके में छलेरा गांव के रहने वाले चरण सिंह का भी प्लॉट था, जिसमें उन्होंने बाउंड्री करवाकर उसमें एक कमरा, शौचालय, स्नानघर और रसोई बनाकर उसे किराए पर दिया हुआ था। पिछले 1.5 साल से इस कमरे में मूल रूप से अलीगढ़ का रहने वाला संदीप यादव अपनी पत्नी सोनी यादव के साथ किराए पर रहता था। संदीप की 1.5 साल पहले ही कासगंज की रहने वाली सोनी से शादी हुई थी। दोनों की शादी कोरोना के बीच लॉकडाउन के दौरान हुई थी। संदीप पहले सेक्टर 94 में ही हिंडन बैराज के पास किराए के किसी दूसरे कमरे में अपने एक दोस्त के साथ रहता था, लेकिन शादी के बाद गृहस्थी होने के कारण उसने चरण सिंह का मकान किराए पर ले लिया। संदीप शादी से पहले तो नोएडा में एक बड़े ढाबे पर काम करता था, लेकिन लॉकडाउन के बाद जब नौकरी चली गई और शादी हो गई, तो पेट पालने और जीवन चलाने के लिए उसने महामाया फ्लाईओवर के नीचे साइकिल पर ही आलू की सब्जी और खस्ता कचौरी बेचने का काम शुरू कर दिया। संयोग से काम भी ठीक ठाक चलने लगा और संदीप नौकरी से ज्यादा अपने काम से पैसा कमाने लगा। कुल मिलाकर घर गृहस्थी मजे से चलने लगी। अपने घर पर ही पत्नी सोनी की मदद से वह सुबह के वक्त खस्ता कचौरी और सब्जी खुद तैयार करता और फिर साइकिल पर रखकर उसे बेचने के लिए हर सुबह 10 से 11 बजे तक महामाया फ्लाईओवर के नीचे पहुंच जाता और शाम को 5 बजे तक अपना माल बेचकर वापस घर लौट जाता था। 20 जनवरी को भी संदीप यादव हर रोज की तरह सुबह करीब 10:30 बजे साइकिल पर कचौरी और सब्जी लेकर घर से निकला था और शाम को करीब 7 बजे घर लौटा। घर के बाहर साइकिल खड़ी करने के बाद हमेशा की तरह संदीप ने सोनी को बाहर से ही दरवाजा खोलने के लिए आवाज लगाई, लेकिन काफी देर तक जब दरवाजा नहीं खुला तो उसने दरवाजे को धकेलते हुए थोड़ा कड़ी आवाज में कहा, क्या बात है महारानी, बाहरी हो गई है या कान में तेल डाल लिया है? कमरे में गहन अंधकार और सन्नाटा पसरा हुआ था। अन्य दिनों की अपेक्षा संदीप को इस दिन पत्नी सोनी का यह व्यवहार कुछ अजीब लग रहा था। संदीप ने अनुमान से दरवाजे के पास लगे बिजली के बोर्ड को टटोलकर कमरे की लाइट जला दी। कमरे में रोशनी होते ही संदीप फर्श पर सोनी की खून से लथपथ लाश पड़ी दिखी। लाश देखते ही संदीप के गले से चीख निकल गई। सिर को पकड़कर संदीप गला फाड़कर रोने लगा। कॉलोनी के मकान एक दूसरे से काफी दूर बने थे, लेकिन शाम के सन्नाटे में संदीप के रोने और चीखने की आवाजें इतनी तेज थीं कि चंद समय में ही वहां कॉलोनी में रहने वाले कई मजदूर परिवार एकत्र हो गए। वैसे भी उस समय ज्यादातर लोग अपने काम से घर लौटते हैं। सभी ने संदीप को अपनी पत्नी की लाश के पास फूट फूट कर रोते देखा। कॉलोनी के एकत्रित हुए मजदूरों में से ही किसी ने तब तक निकट की ओखला पुलिस चौकी के इंचार्ज राजेंद्र सिंह को जाकर इस हादसे की सूचना दी, तो वह तत्काल ही अपने मातहत पुलिसकर्मियों को लेकर घटनास्थल पर पहुंच गए। कॉलोनी के लोगों ने संदीप की पत्नी सोनी की हत्या के बारे में जो खबर दी थी वह एकदम सही थी। लिहाजा घटनास्थल का मुआयना कर राजेंद्र सिंह ने सेक्टर 126 थाने के प्रभारी भरत कुमार राठी को हत्या की इस वारदात से अवगत करा दिया। थाना प्रभारी राठी भी हेड कांस्टेबल मोनू, जगपाल सिंह और कांस्टेबल अमित कुमार के साथ जब तक घटनास्थल पर पहुंचे, तब तक वायरलेस पर जानकारी पाकर नोएडा जोन 1 की एसीपी अंकिता शर्मा और एडिशनल डीसीपी रणविजय सिंह भी मौके पर पहुंच गए। क्राइम और फोरेंसिक टीमों ने भी घटनास्थल पर पहुंचकर अपना काम शुरू कर दिया। संदीप ने बताया कि सुबह जब वह घर से गया था तब उसकी पत्नी एकदम ठीक थी। शाम को 7 बजे लौटा तो पत्नी की लाश घर में पड़ी मिली। संदीप यादव से पूछताछ में पता चला कि घर में लूटपाट जैसी कोई वारदात नहीं हुई थी, जिसका मतलब साफ था कि किसी ने सोनी यादव की हत्या की नीयत से ही इस वारदात को अंजाम दिया था।
थाना प्रभारी राठी ने जब गहराई से लाश का निरीक्षण किया तो देखा कि कातिल ने बेदर्दी के साथ किसी चीज से सोनी के चेहरे पर वार किया था, जिसके कारण नाक पर काफी गहरा जख्म था और वहां से बहने वाला खून जमकर काला पड़ चुका था। एक खास बात यह थी कि कातिल ने बड़ी बेहरमी के साथ सोनी के सिर को शायद कई बार जमीन पर देकर मारा होगा, क्योंकि सिर के पिछले हिस्से में काफी चोट लगी थी और वहां से काफी खून भी बहा था। घटनास्थल के निरीक्षण से एक बात यह भी साफ हुई कि सोनी का शायद कातिल के साथ काफी संघर्ष हुआ होगा, क्योंकि उसके बदन के कपड़े काफी अस्त व्यस्त हो चुके थे। ब्लाउज के आगे का हिस्सा पूरी तरह फटा हुआ था और शरीर पर पहनी हुई साड़ी भी घुटनों से ऊपर तक खिसकी हुई थी, जिससे लग रहा था कि उसके साथ कातिल ने या तो शारीरिक संबंध बनाए होंगे या फिर इसका प्रयास किया होगा। उच्चाधिकारियों के निर्देश पर जांच की सभी औपचारिकताएं पूरी करके थाना प्रभारी राठी ने सोनी यादव के शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवा दिया। एडिशनल डीसीपी रणविजय सिंह के आदेश पर थाना प्रभारी राठी ने दफा 302 आईपीसी यानी हत्या का मुकदमा पंजीकृत करके जांच पड़ताल का काम खुद अपने हाथों में ले लिया। एक बात थी जो पुलिस की समझ से परे थी, वह यह कि संदीप यादव ने बताया था कि उसकी न तो किसी से दुश्मनी है, न ही घर में लूटपाट हुई है। वैसे भी संदीप के घर में लूटपाट के लिए कोई ऐसी कीमती चीज भी नहीं थी कि उसके लिए बदमाश किसी की जान ले लें। हां, जिस संदिग्ध हाल में सोनी यादव का शव मिला था, उससे यह जरूर लग रहा था कि कोई ऐसा जरूर है जिसकी सोनी के ऊपर नीयत खराब थी। थाना प्रभारी राठी को एक बार संदीप यादव से कुछ खास बिंदुओं को लेकर पूछताछ करनी जरूरी लगी। लिहाजा उन्होंने अगली सुबह पोस्टमार्टम के बाद जब सोनी यादव के शव का अंतिम संस्कार हो गया तो संदीप यादव को पूछताछ के लिए थाने बुलाया। इस दौरान सोनी के घर वाले भी अगली सुबह तक उसकी हत्या की सूचना पाकर उसके घर पहुंच गए थे। सोनी मूल रूप से उत्तर प्रदेश के कासगंज कस्बे की रहने वाली थी। उसके परिवार में माता पिता के अलावा 2 भाई और 4 बहनें थीं। 2 भाई शैलेश यादव व अखिलेश यादव से बड़ी एक बहन थी, जबकि 3 बहनें छोटी थीं। परिवार की दोनों सबसे छोटी लड़कियों को छोड़कर सभी की शादी हो चुकी थी। सोनी यादव की शादी 2020 के मध्य में कोरोना लॉकडाउन के दौरान करीब 1.5 साल पहले हुई थी। जब पुलिस ने सोनी के भाई अखिलेश यादव से उसकी बहन के बारे में पूछा तो उसने अपने बहनोई संदीप पर कोई शक तो नहीं जताया, लेकिन उसकी यह शिकायत थी कि जब संदीप के पास रहने का कोई सुरक्षित ठिकाना नहीं था तो उन्हें सोनी को ऐसे स्थान पर लाकर रखना ही नहीं चाहिए था। उसने अपनी बहन सोनी से कहा भी था कि जब तक संदीप रहने के लिए कोई दूसरी जगह नहीं ले लेता वह वापस नहीं जाए, लेकिन सोनी ने उसकी एक नहीं मानी, जिसका खमियाजा उसकी जान के रूप में चुकाना पड़ा। सोनी यादव के घर वालों से कत्ल और कातिल का कोई सुराग नहीं मिला था, इसलिए सेक्टर 126 थाने की पुलिस ने आस पड़ोस के लोगों से भी पूछताछ की ताकि पता चल सके कि सोनी का चाल चलन कैसा था और संदीप की गैर मौजूदगी में किसी ने उसके घर में किसी को आते जाते तो नहीं देखा था। लेकिन कॉलोनी के लोगों से पूछताछ में भी कोई मदद नहीं मिली। अब बारी थी संदीप यादव से कुछ अहम मुद्दों पर पूछताछ करने की। संदीप ने पुलिस को बताया कि उसकी पत्नी के शायद अपने ही गांव के अजय नाम के लड़के से शादी से पहले ही संबंध थे। संदीप ने आशंका जताई कि हो सकता है उसने ही सोनी को मार दिया हो। यह जानकारी बेहद महत्वपूर्ण थी, इसलिए पुलिस की एक टीम उसी दिन कासगंज रवाना हो गई और अजय को हिरासत में लेकर नोएडा ले आई। दरअसल अजय को पूछताछ के लिए लाने का आधार यह था कि पुलिस ने संदीप से मिली जानकारी के आधार पर सोनी के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल्स निकलवाई और जब उसे खंगाला गया तो पता चला कि सोनी और अजय के बीच हर दिन कई बार फोन पर लंबी लंबी बातें होती थीं और व्हाट्सएप पर मैसेज का आदान प्रदान भी होता था। मोबाइल कॉल डिटेल्स की रिपोर्ट साफ बता रही थी कि दोनों के बीच साधारण संबंध नहीं थे। अजय से जब पूछताछ हुई तो पहले उसने पुलिस को बरगलाने का प्रयास किया, लेकिन जब उसके साथ सख्ती की गई तो वह टूट गया और कबूल कर लिया कि सोनी के साथ उसके पिछले कई सालों से संबंध थे। सोनी की जब से शादी हुई थी, इसके बाद भी जब वह अपने गांव आती थी तो दोनों मौका मिलने पर एकांत में मिलकर अपनी पुरानी मोहब्बत की यादों को ताज़ा करते रहते थे।
थाना प्रभारी राठी ने जब अजय का मोबाइल फोन चेक कराया तो उन्हें उसमें सोनी तथा अजय के कुछ ऐसी अवस्था के फोटो मिले जो दोनों के बीच के नाजायज रिश्ते को साबित करते थे। लेकिन अजय के फोन की कॉल डिटेल्स रिपोर्ट और उसकी लोकेशन से कहीं भी यह साबित नहीं हो रहा था कि वह सोनी की हत्या वाले दिन या उससे पहले नोएडा आया था या फिर उसने किसी संदिग्ध नंबर पर बात की थी। इंस्पेक्टर राठी एक बात तो अच्छी तरह समझ गए कि अजय और सोनी के बीच संबंध होने के बावजूद अजय के पास सोनी की हत्या का कोई मोटिव नहीं था। लेकिन संदीप यादव, जिसको यह बात पता थी कि उसकी बीवी के अजय से संबंध हैं, तो उसके पास तो सोनी की हत्या करने का पुख्ता आधार था। एक सीधे से दिखने वाले अनपढ़ आदमी ने पुलिस को कैसे अपने जाल में फंसाकर गुमराह कर दिया। बड़बड़ाते हुए राठी ने मुक्का मेज पर मारते हुए उसी समय एसआई राजेंद्र सिंह को तत्काल सोनी के पति संदीप यादव की कॉल डिटेल्स निकलवाने का आदेश दिया। थाना प्रभारी राठी को न जाने क्यों यकीन होने लगा था कि सोनी की हत्या के पीछे कहीं न कहीं संदीप का हाथ हो सकता है, इसीलिए उन्होंने उसकी कॉल डिटेल्स निकलवाई थी। लेकिन उसमें कोई ऐसी जानकारी, संदिग्ध नंबर या लोकेशन नहीं मिली जिससे इस मामले में अजय की भूमिका को साबित किया जा सके। एक सप्ताह बीत चुका था, पुलिस को सोनी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिल गई थी। जिस बात का शक था वही हुआ। सोनी यादव की मौत सिर में चोट लगने से हुई थी। इतना ही नहीं, उसकी मौत के बाद उसके साथ शारीरिक संबंध भी बनाया गया था। बस यही वो कारण था जिसकी वजह से पुलिस को संदीप यादव पर किए गए शक से अपना ध्यान हटाना पड़ा, क्योंकि कोई भी पति किसी दूसरे आदमी को अपनी पत्नी की हत्या के बाद उसके शव के साथ ऐसा घिनौना काम न तो खुद करेगा, न ही किसी दूसरे को करने देगा। संदीप यादव को संदेह से बाहर करने का दूसरा कारण यह भी था कि एक तो उसकी कॉल डिटेल्स में कोई संदिग्ध बात नहीं मिली, दूसरे महामाया फ्लाईओवर के नीचे रेहड़ी पटरी लगाने वाले कई लोगों से पूछताछ के बाद इस बात की पुष्टि भी हो गई थी कि संदीप यादव उस शाम को हमेशा की तरह शाम को 6 बजे अपना काम खत्म करके साइकिल लेकर वहां से गया था। इसके बाद संदीप पर शक करने की कोई वजह पुलिस के पास नहीं थी। राठी ने एक बार फिर से घटनास्थल के आसपास रहने वाले लोगों से पूछताछ करने का फैसला किया। इसी कड़ी में पुलिस इलाके के हर घर में जाकर पूछताछ कर रही थी। लेकिन पुलिस ने तब पहली बार नोटिस किया कि एक प्लॉट पर बना कमरा ऐसा था जो घटना वाली रात को पूछताछ करते हुए भी पुलिस को बंद मिला, और एक सप्ताह बाद जब पुलिस ने दोबारा छानबीन की तब भी बंद पाया गया। पुलिस ने जब आसपास के लोगों से इस मकान में रहने वाले शख्स के बारे में पूछा तो पता चला कि बुलंदशहर के छतारी कस्बे का रहने वाला रामवीर साहू उस कमरे में रहता है। रामवीर साहू पहले तो गुड़ बेचने का काम करता था, लेकिन 3 से 4 महीनों से वह ऑटो रिक्शा चलाने का काम कर रहा था। लोगों ने बताया कि जिस दिन सोनी की हत्या हुई उस दिन सुबह के वक्त तो वह अपने घर में दिखा था, लेकिन इसके बाद से वह किसी को दिखाई नहीं दिया। यह जानकारी रामवीर साहू को संदेह के दायरे में लाने के लिए काफी थी। पुलिस ने जब संदीप यादव से रामवीर साहू के बारे में पूछा तो उसने बताया कि कॉलोनी में रहने के कारण उसकी साहू से जान पहचान तो है, लेकिन वह उसके बारे में बहुत अधिक नहीं जानता। संदीप ने बताया कि कभी कभी रामवीर साहू महामाया मेट्रो स्टेशन के नीचे, जहां वह कचौरी बेचता है, सवारी लेने के लिए आकर खड़ा हो जाता था। संदीप ने बताया कि इसी कारण अक्सर उसकी रामवीर साहू से बातचीत हो जाती थी। संदीप यादव और कॉलोनी के दूसरे लोगों से रामवीर साहू के बारे में जो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी मिली वह यह थी कि वह अक्सर शराब के नशे में रहता था। शराब तो मजदूर तबके के ज्यादातर लोग पीते हैं, लेकिन रामवीर साहू एक तरह से शराब का लती था। दिन हो या रात वह अक्सर शराब के नशे में दिख जाता था। रामवीर साहू के बारे में कुछ और जानकारी एकत्र की गई तो पता चला कि वह अविवाहित था और इस इलाके में आने से पहले अपनी बहन के पास छल्लेरा गांव में रहता था। रामवीर साहू थाना प्रभारी राठी के रडार पर आ चुका था। उन्होंने साहू की बहन का पता हासिल कर लिया और छलेरा में जाकर जब उसकी बहन से उसके बारे में पूछा तो उसने बताया कि 20 जनवरी 2022 की रात को वह उसके पास आया था, लेकिन उसने बहुत शराब पी रखी थी। अगली सुबह जब उसने रामवीर साहू को शराब पीकर अपने घर आने की बात पर खरी खोटी सुनाई तो वह दोपहर को वहां से गांव जाने की बात कहकर चला गया। रामवीर साहू के बारे में जैसे जैसे जानकारियां मिल रही थीं, उसके खिलाफ शक का दायरा बढ़ता जा रहा था।
सोनी यादव हत्याकांड की जांच में अब तक हुई प्रगति के बारे में जब एडीसीपी रणविजय सिंह को रामवीर साहू के बारे में तमाम जानकारियां मिली तो उन्होंने थाना प्रभारी राठी को उसके मोबाइल फोन की कॉल डिटेल्स निकलवाने के लिए कहा। राठी ने कॉल डिटेल्स निकलवाकर उसके फोन को ट्रेसिंग पर भी लगवा दिया। एसआई राजेंद्र सिंह के नेतृत्व में पुलिस की एक टीम लगातार रामवीर साहू के पीछे लगी थी। पुलिस टीम बुलंदशहर में उसके गांव छतारी पहुंची तो पता चला कि रामवीर साहू 21 जनवरी को अपने गांव आया तो था, लेकिन गांव में कोई नहीं था क्योंकि उसका एक भाई दिल्ली के शाहदरा इलाके में रहता है। उसकी बेटी की 10 फरवरी को शादी थी। उसी में शरीक होने के लिए माता पिता और परिवार के दूसरे लोग गए हुए थे। पुलिस की एक टीम रामवीर साहू के भाई अजय वीर के घर का पता लेकर वहां पहुंची तो पता चला कि 23 जनवरी को रामवीर वहां आया जरूर था, लेकिन परिवार को उसका शराब पीना पसंद नहीं था और उसने खूब शराब पी हुई थी। इसलिए परिवार वालों ने उसे वहां से यह कहकर भगा दिया कि उनके यहां शराबियों के लिए कोई जगह नहीं है। पुलिस टीम को वहीं से यह जानकारी मिली कि रामवीर साहू की एक मौसी इंद्रवती उत्तर पूर्वी दिल्ली के घड़ौली में रहती है, जिनसे उसकी खूब पटती भी है। हो सकता है रामवीर उनके यहां गया हो। मौसी का पता लेकर जब पुलिस टीम घड़ौली में उसकी मौसी इंद्रवती के घर पहुंची तो पता चला कि 25 जनवरी को रामवीर उनके यहां आया था, लेकिन वह काफी शराब पिए हुए था और काफी डरा सहमा हुआ था। मौसी ने पूछा तो उसने शराब के नशे में बताया कि उससे एक बड़ा गुनाह हो गया है, उसने किसी औरत को मार दिया है। मौसी ने पुलिस को बताया कि यह सुनकर वह बहुत डर गई थी, इसलिए उसने रामवीर से कह दिया कि वह तुरंत यहां से चला जाए क्योंकि वह किसी पचड़े में नहीं पड़ना चाहती। रामवीर साहू तक पहुंचने के लिए उसकी मौसी अंतिम सिरा थी जहां से उसके मिलने की उम्मीद थी, लेकिन इसके बाद पुलिस को उसकी कोई खबर नहीं मिली। रामवीर तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं बचा था, लिहाजा एसीपी अंकिता शर्मा ने क्राइम ब्रांच की साइबर टीम को जांच के काम में साथ जोड़कर रामवीर साहू के मोबाइल को ट्रैक करने के काम पर लगा दिया। रामवीर के मोबाइल की ट्रैकिंग के दौरान पुलिस को पता चला कि रामवीर लगातार सोनी के पति संदीप के साथ बातचीत कर उसके साथ संपर्क में बना हुआ था। पुलिस ने जब संदीप यादव से पूछा कि क्या रामवीर साहू ने उसके साथ संपर्क किया है तो वह साफ मुकर गया कि रामवीर ने उसके साथ कोई संपर्क किया है। पुलिस टीम समझ गई कि दाल में कुछ काला है, जिस कारण संदीप सफेद झूठ बोल रहा है। पुलिस ने संदीप यादव को बिना कुछ बताए उसके और रामवीर साहू के मोबाइल की मॉनिटरिंग और उस पर नजर रखनी शुरू कर दी। 7 फरवरी 2022 को दोपहर में मोबाइल ट्रैकिंग से पता चला कि वे दोनों महामाया फ्लाईओवर के नीचे आपस में मिलने वाले हैं। इस सूचना के बाद थाना प्रभारी बीएस राठी ने अपनी टीम के साथ सादा कपड़ों में आसपास छिपकर निगरानी शुरू कर दी। दोपहर करीब 3 बजे रामवीर साहू पहचान छिपाने के लिए सिर पर कपड़े का साफा बांधकर संदीप से मिलने पहुंचा तो पुलिस ने उन दोनों को हिरासत में ले लिया। पुलिस की टीम दोनों को लेकर थाने पहुंची और उनसे पूछताछ हुई तो मामूली पूछताछ के बाद ही सोनी यादव की हत्या का खुलासा हो गया। दरअसल संदीप ने बताया कि उसी ने अपनी पत्नी सोनी की हत्या रामवीर साहू के द्वारा पैसा देकर करवाई थी। संदीप यादव की जब सोनी यादव से शादी हुई तब दोनों की जिंदगी बेहद खुशहाल थी और संदीप सोनी को प्यार भी बहुत करता था। लेकिन एक दिन सोनी जब बाथरूम में नहा रही थी तो संदीप ने वैसे ही उसका मोबाइल चेक कर लिया। उस दिन संदीप यह देखकर हैरान रह गया कि उसकी बीवी सोनी उसे धोखा दे रही थी। शादी से पहले से ही उसके अपने गांव के अजय से संबंध थे। संदीप ने सोनी की सच्चाई उस पर उजागर नहीं होने दी, लेकिन इस दिन के बाद से वह सोनी से छुटकारा पाने की तरकीब सोचने लगा। सोनी से छुटकारा पाने की सोच के पीछे एक दूसरी वजह यह भी थी कि अपनी ससुराल कासगंज में आते जाते संदीप अपनी सबसे छोटी साली रानी, जो सभी बहनों में सबसे ज्यादा सुंदर थी, को पसंद करने लगा था। सोनी से छुटकारा पाने की एक वजह यह भी थी कि 1.5 साल होने को आया, लेकिन अभी तक सोनी के मां बनने की कोई गुंजाइश नहीं बनी। तो संदीप ने डॉक्टरों को दिखाया तो उन्होंने बताया कि सोनी के मां बनने की संभावना बहुत कम है। संदीप यादव के पास सोनी यादव से छुटकारा पाने की 3 वजह हो गई थीं। अब वह किसी भी हालत में सोनी से छुटकारा पाकर अपनी साली से शादी करने का फैसला कर चुका था। संदीप ने फैसला किया कि अगर सही योजना बनाकर सोनी की हत्या करवा दी जाए तो रानी से शादी का रास्ता साफ हो सकता है।
इस काम को कैसे अंजाम दिया जाए, यह बात सोच ही रहा था कि 19 जनवरी को अचानक उसकी कॉलोनी में रहने वाला रामवीर साहू, जो उसका दोस्त भी बन चुका था, शाम को हमेशा की तरह दारू पीने के बाद उसके पास कचौरी खाने आया। काम खत्म करने की तैयारी कर रहे संदीप यादव से अचानक रामवीर साहू ने अपनी आर्थिक तंगी का रोना रोते हुए कह दिया कि जिंदगी में पैसा बहुत बड़ी चीज है, इसको हासिल करने के लिए किसी का खून भी करना पड़े तो कर देना चाहिए। रामवीर साहू के मुंह से यह बात सुनते ही संदीप यादव के दिमाग की बत्ती जलने लगी। उसे लगा कि अगर बात बढ़ाई जाए तो रामवीर उसका काम कर सकता है। तो भाई कर दे तू भी खून, कमा ले पैसा। संदीप ने अपनी तरफ से रामवीर को परखने के लिए पत्ता फेंका। रामवीर साहू बोला, अरे भाई, ऐसे ही किसी का खून कैसे कर दूं? कोई काम बताए, माल दे, तभी तो करूं ये काम भी। अगर मैं कोई काम बताऊं तो करेगा? संदीप यादव ने लोहा गर्म होते देख तुरंत पूछ लिया, तुझे किसका काम कराना है और तू पैसा कहां से देगा? रामवीर साहू की पुतलियां भी सोच में सिकुड़ गईं। वो छोड़, तुझे तेरे काम का पैसा मिलेगा, पहले ये बता काम करेगा? संदीप यादव ने पूछा। रामवीर ने उत्साहित होते हुए कहा, हाँ भाई, माल देगा तो काम क्यों नहीं करूंगा? तो ठीक है, मेरी बीवी को मार दे, पूरे 70,000 रुपए दूंगा। अबे पागल हो गया है क्या तू, जो अपनी बीवी को मरवाना चाहता है? रामवीर साहू ने फटी आंखों से पूछा। वजह एक नहीं कही है भाई, एक तो कमीनी का शादी के पहले से ही गांव में किसी यार से चक्कर चल रहा है, दूसरा वह मां नहीं बन सकती, और तीसरा मुझे उसकी छोटी बहन बहुत पसंद है। इसका काम तमाम हो जाए तो मैं उससे शादी कर लूंगा। संदीप यादव ने इस दिन अपने मन की बात रामवीर साहू को बताई तो उसने कहा कि अभी शराब बहुत पी ली है, वह काम करेगा या नहीं इस बारे में सोचकर कल बताएगा। मामला बनता देख संदीप यादव ने चलते समय रामवीर को 3,000 रुपए दे दिए। रामवीर साहू फिर से शराब के ठेके पर गया और फिर शराब पी और रात को घर चला गया। रामवीर साहू ने सुबह शराब का नशा उतर जाने पर संदीप यादव की कई बातों पर विचार किया तो काफी सोच विचार कर दोपहर 1 बजे फिर से महामाया फ्लाईओवर के नीचे संदीप के ठिकाने पर पहुंच गया। संदीप यादव ने उससे पूछा, क्या इरादा किया भाई? इरादा तो ठीक है भाई, लेकिन तूने अपनी बीवी के मौत की कीमत बहुत कम लगाई है। संदीप यादव ने पूछा, क्यों, तुझे कितना चाहिए? रामवीर साहू बोला, देख, तू अपना दोस्त है, तेरी परेशानी भी जायज है, लेकिन भी अगर कम से कम 1.5 लाख खर्च करे तो काम किया जा सकता है। थोड़ी देर तक संदीप यादव और रामवीर साहू के बीच कत्ल करने के लिए दी जाने वाली रकम को लेकर सौदेबाजी होती रही। जब संदीप ने देखा कि रामवीर इससे कम पैसा लेने के लिए टस से मस नहीं हो रहा तो उसने कहा, ठीक है भाई, तुझे इतने ही पैसे मिलेंगे, लेकिन काम बड़ी सफाई से होना चाहिए। काम होते ही सुबह पैसे दे दूंगा। कहते हुए संदीप यादव ने जेब से 2,000 रुपए और निकाले और रामवीर साहू की तरफ बढ़ाते हुए कहा, हो सके तो आज ही काम कर दे, शाम तक कॉलोनी में वैसे भी सन्नाटा रहेगा। मैं यहां हूं और सोनी घर में अकेली है, बस जाकर ठिकाने लगा दे। सारी बात तय हो गई तो 1.5 लाख में सोनी को मारने की बात कहकर रामवीर वहां से निकल गया। उसने उसी समय अपना मोबाइल भी बंद कर दिया, क्योंकि उसने टीवी सीरियलों में देखा था कि मोबाइल की लोकेशन से पुलिस कातिल को खोज लेती है। सबसे पहले वह निकट के शराब ठेके पर पहुंचा, जमकर शराब पी। उसके बाद करीब 4 बजे संदीप यादव के घर पहुंचकर दरवाजा खटखटाया। उस वक्त पूरी कॉलोनी में सन्नाटा पसरा हुआ था। सोनी ने अंदर से ही पूछा, कौन है? तो उसने बता दिया, भाभी जी, मैं हूं रामवीर साहू, संदीप ने आपको देने के लिए पैसे भेजे हैं। रामवीर ने बात ही ऐसी की थी कि सोनी ने दरवाजा खोल दिया। वैसे भी वह रामवीर साहू को जानती थी, लेकिन जैसे ही सोनी ने दरवाजा खोला, रामवीर साहू ने उसके चेहरे पर एक जोरदार घूंसा मारा। सोनी की नाक पर घूंसा लगते ही उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वह चीखते हुए कमरे के बीचों बीच फर्श पर गिर पड़ी। इतना मौका काफी था रामवीर के लिए। वह झट से कमरे में घुसा और दरवाजा भीतर से बंद कर जमीन पर पड़ी सोनी की तरफ पलटा। लेकिन कुछ पलों के लिए अचेत हुई सोनी पर निगाह पड़ते ही शराब के नशे में धुत रामवीर साहू की आंखों में वासना के डोरे तैरने लगे। दरअसल चेहरे पर वार होने से संतुलन खोकर गिरने वाली सोनी के कपड़े इस कदर अस्त व्यस्त हो गए कि जांघों तक दिख रही सोनी की नग्न गोरी देह को देखकर रामवीर साहू के शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। उसने सोचा कि सोनी को मारना तो है ही,
क्यों ना उससे पहले वह अपनी वासना की आग बुझा ले। यही सोचकर उसने उसके साथ जमीन पर ही शारीरिक संबंध बनाने शुरू कर दिए। लेकिन अपनी उत्तेजना के अतिरेक में वह कुछ करता उससे पहले ही सोनी की चेतना लौट आई और वह शोर मचाने को कोशिश करते हुए विरोध करने लगी। एक तो शराब का नशा, ऊपर से वासना का जुनून। सोनी रामवीर के लंबे चौड़े शरीर के नीचे दबी पड़ी थी। उसको शांत करने के लिए रामवीर ने सोनी के सिर को दोनों कनपट्टी से पकड़कर 3 से 4 बार फर्श पर पटक दिया। सोनी कुछ पल छटपटाई, फिर उसका शरीर शांत हो गया। लेकिन सोनी के शांत होते ही रामवीर साहू के भीतर वासना का उफान आ गया। इस बात से अनजान कि सोनी की मौत हो चुकी है, रामवीर उसके जिस्म से खेलते हुए अपनी काम वासना शांत करता रहा। जब वासना का भूत उतरा तो देखा कि अचेत पड़ी सोनी के सिर से काफी खून बह चुका था और वह मर चुकी थी। उसने सोनी की साड़ी को घुटनों से नीचे कर दिया। कई बार उसके शव को हिलाकर देखा कि उसमें जान तो नहीं बाकी है। करीब 5 बजे रामवीर साहू ने घर का दरवाजा खोलकर देखा कि बाहर कोई है तो नहीं, और उसके बाद रास्ता साफ देखकर वह कमरे का दरवाजा बंद करके वहां से फरार हो गया। वारदात को अंजाम देने के बाद वह इतना सहम गया कि संदीप यादव से भी संपर्क नहीं किया। रामवीर साहू ने 2 दिन तक अपना मोबाइल फोन भी ऑन नहीं किया। जब संदीप यादव को बाद में पुलिस ने यह बात बताई कि उसके कातिल ने मौत के बाद इसके साथ संबंध बनाए थे, तो उसको रामवीर पर बहुत गुस्सा आया। कुछ दिन बाद गिरफ्तारी के डर से इधर उधर भागते फिर रहे रामवीर ने जब पैसे मांगने के लिए संदीप से फोन पर बात करते हुए संपर्क करना शुरू किया, तभी पुलिस को मोबाइल सर्विलांस के जरिए संदीप यादव पर भी शक होना शुरू हो गया। इस मामले में न तो मोबाइल फोन की कॉल डिटेल्स से कोई मदद मिली, क्योंकि कातिल और साजिश रचने वाले के बीच कोई फोन संपर्क रिकॉर्ड ही नहीं था। न ही रामवीर अपने फोन को ऑन करके घटनास्थल पर गया था, न ही घटना का कोई चश्मदीद था, न ही रामवीर को घटनास्थल पर जाते किसी सीसीटीवी ने कैद किया था। इसलिए पुलिस अंधेरे में हाथ पांव मार रही थी। लेकिन अपने डर के कारण अगर रामवीर साहू अपना घर छोड़कर गायब नहीं होता और बाद में वह फोन पर संदीप यादव से संपर्क नहीं करता, तो शायद पुलिस कभी सोनी यादव के हत्यारों तक पहुंच ही नहीं पाती। अपनी साली को पाने की चाहत में संदीप यादव ने अपनी बेवफा बीवी को मरवाने की साजिश रचकर जो घिनौना अपराध किया वो तो गलत था ही, लेकिन रामवीर साहू ने सोनी की हत्या कर उसके मृत शरीर से वासना की, जो भूख शांत की, वह हैवानियत की सभी सीमाओं से परे थी। संदीप यादव और रामवीर साहू से पूछताछ के बाद पुलिस ने हत्या के इस मामले में साजिश की धारा 120 बी जोड़कर दोनों आरोपियों को अदालत में पेश कर दिया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना, किसी को ठेस पहुंचाना या परेशान करना बिल्कुल नहीं था। हमारा उद्देश्य केवल आपको जागरूक करना, सचेत करना और सतर्क रहने के लिए प्रेरित करना है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।